अस्सलामुअलैकुम, टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख। और आज के शो का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कानून टैक्स के दायरे में। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर टैक्स एक्सपर्ट और लॉयर अनवर काशिम मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ लक्ष्य, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में अवामी फलाह बहबूद के लिए कई इदारे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिनसे न सिर्फ हज़ारों खानदान रोजाना मुस्तफीद हो रहे हैं, बल्कि मुखय्यर इदारे तालीम और रोजगार की फरहमी में भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास ने। पहले इनकी रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार ये अफराद राशन की तैयारी में मसरूफ हैं। यहाँ से न सिर्फ जरूरतमंद अफराद को राशन और नकद रकम दी जाती है, बल्कि रोजगार के लिए भी मदद फराहम की जाती है। हम तकरीबन 7,000 से ऊपर खानदान की हम कफालत कर रहे हैं, जिसमें राशन भी मुहैया कर रहे हैं और उनको कैश रकम भी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे इनका घर भी चल रहा है और इसके साथ साथ हम रोज़गार में भी मदद करते हैं कि इनको किसी को कौन की मशीनें लगा के देते हैं, किसी को चिप्स मशीन लगा के देते हैं। पाकिस्तान में ईदी, सैलानी, छिपा, आलमगीर और JDC समेत मुतादिद इदारे दिन रात अवामी फलाह के कामों में मसरूफ हैं। ये इदारे खुराक की जरूरत के साथ तालीम, सेहत, रोजगार और शादी के लिए जहेज के इंतजाम भी करते हैं, जिसके लिए साहिब सरवत अफराद इनकी मदद करते हैं। हमारा तकरीबन सालाना 400 करोड़ रुपए का खर्चा है सालाना। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर किसी गवर्नमेंट के बगैर अपनी आप मदद लोग हमारे साथ ताउन करते हैं और उस ताउन के हवाले से सारा सिलसिला ये चल रहा है। लोगों को एतमाद है हमारे इदारे पर कि वाकई में ये इदारा काम कर रहा है, दिख रहा है और दिखता हुआ काम हर किसी को नजर आता है। और वो नजर जो आ रहा है तो इसका मकसद यही है कि लोग चाहते हैं, देना तो बहुत चाहते हैं, हर शख्स मदद करना चाहता है, हर सूरत में चाहता है, मगर उसकी सोच ये कि ऐसा इदारा कोई हो जहां वाकई में लोगों की मदद की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल कर लोग हमें मदद करते हैं। फलाही इदारों के मुंतज़मीन के मुताबिक ये खिदमत इंसानी है और वह इस कार खैर में हुकूमत के शाना बशाना है। इंसानियत की खिदमत बिलाशुबा अजीम इबादत है। पाकिस्तान में कई फलाही इदारे अवामी फलाह बहबूद के कामों में सरगर्म अमल हैं। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए कैमरामैन शकील बलोच के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़ कराची। तो सफदर अब्बास की ये रिपोर्ट आपने देखी और आपने जिस तरीके से देखा कि इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की और ओवरऑल बताया इन्होंने तमाम NGOs के हवाले से, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट तो बड़ी अच्छी उन्होंने बनाई, कॉम्प्रिहेंसिव थी रिपोर्ट। लेकिन मैं बात जो अपनी करना चाहूँगा वो ये है कि अब्दुल सत्तार अदीस साहब ने हमेशा बारहा ये बात की कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी होती है। ये बात खुशाइंद भी है, लेकिन एक तरफ ये बात भी है कि पाकिस्तान टैक्स टू GDP में पाकिस्तान जो है फहरिस्त में उसमें बहुत नीचे दर्जे पे आता है। और ये बात बड़ी तशवीश है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को शिकायत होती है कि हम जो टैक्स देते हैं हमें उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। उनकी शिकायत भी बजा है, क्योंकि 22 करोड़ आवाम है, आपके सिर्फ 12 लाख टैक्स फाइलर हैं, आप सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाला मुल्क हैं, लोगों के बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे, लोगों को गुर्बत बढ़ती जा रही है, मखरूज बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये सब क्यों है? वजह यह है कि लोगों ने चैरिटी देने को टैक्स देने पे तरजीह दी है, और ये जो तरजीह है ना, इसी वजह से जो है टैक्स का निज़ाम भी कमज़ोर हुआ है। हमें ज़कात के बाद टैक्स को अपनी अव्वलीन फ़र्ज समझना चाहिए कि टैक्स हम हुकूमत को दें, ताकि लोगों को मराद मिल सकें, लोगों को मसावी हुकूक मिल सकें और ये मुल्क जो है मजबूत हो सके। और लोगों को जो इस मुल्क से शिकायत है कि वो हुकूमत जो है हमें कुछ नहीं देती, वो शिकायत जो है वो ख़त्म हो सके या कम हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस हवाले से हम अपने शो में बहुत दफ़ा बात भी कर चुके हैं कि टैक्स आपको पे करना चाहिए, ये आपकी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, आज का जो हमारा ओवरऑल शो है वो डेफिनेटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से है। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली NPOs हैं क्या? देखिए, NPOs जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में होती हैं। एक ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट फॉर्म किया जाता है कि जी नॉन प्रॉफिट काम करेगा। एक सोसाइटी होती है जो वेलफेयर सोसाइटी होती है, वो बनाई जाती है कि जी हम वेलफेयर का काम करेंगे। इसी तरह कंपनीज ऑर्डिनेंस, कंपनीज एक्ट के जरिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं अंडर सेक्शन 42 के तहत, वो भी बनाई जाती हैं ताकि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई काम करना चाहे तो वो भी नॉन प्रॉफिट काम कर सकता है। तो ये मुख्तलिफ व्हीकल्स होती हैं जिनके जरिए नॉन प्रॉफिट का काम होता है। लेकिन जो असल जो इनका वो है, वो इनकम टैक्स के अंदर जो इनकी रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद उनका स्टेटस जो है वो एज अ नॉन
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होता है। Right. आइदर यू आर ट्रस्ट और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, आपका जो स्टेटस स्टैब्लिश होता है वो ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर आप अप्रूवल ले लेते हैं कमिश्नर से, जब आपका स्टेटस स्टैब्लिश होता है तब जाके स्टेटस स्टैब्लिश होता है। अच्छा, ये जो टैक्स के हवाले से हम बात करते हैं कि लोगों का टैक्स से ज्यादा रुझान जो है वो चैरिटी के ऊपर होता है और एनजीओज के ऊपर इतना एतबार और हुकूमत के ऊपर इतनी बेएतबारी। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी ही अफसोसनाक है, इसलिए कि अगर आप डेवलप कंट्रीज देखें जहाँ भी लोगों के टैक्स निज़ाम मजबूत हैं, वहाँ इतनी आपको वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नजर नहीं आई हैं। सही, इसलिए कि हुकूमत टैक्स के पैसे से खुद ही लोगों की वेलफेयर कर रही है। एग्जैक्टली। और असल में सिस्टम होना ये चाहिए। हाँ। फलाई रियासत का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। फलाई रियासत का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि यहाँ तालीम के लिए भी एक एनजीओ बनी हुई है, यहाँ अस्पताल के लिए भी एक एनजीओ बनी हुई है, या बच्चों को के लिए भी एक एनजीओ बनी हुई है, औरतों के लिए भी एक एनजीओ बनी हुई है। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन बात यह है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हुकूमत की जिम्मेदारी कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि जब टैक्स सही मिलेगा। अब आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि लोगों का इतबार उन इदारों पे ज्यादा है, हुकूमत पे कम है। बिल्कुल। ये भी एक चीज है। लेकिन इतबार जो है वो गलत पॉलिसी की वजह से हो सकता है, गलत चीजों की वजह से हो सकता है, लेकिन ये मसाइल को खत्म नहीं करेगा। सही, ये जो तरीकेकार है मसाइल को खत्म नहीं करेगा, मसाइल को बढ़ाएगा। अनवर साहब, जिस तरीके से अभी आपने खुद कहा कि जो मुल्क से बाहर अगर देखें तो एनजीओज आपको कम नजर आएंगी क्योंकि हुकूमत खुद फलाही कामों जो है वो लोगों के लिए कर रही है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो क्या करना चाहिए फिर हुकूमत को कि वही टैक्स नेट बढ़ाएं और इस तरह का जो एतबार है, ट्रस्ट डेवलप करें लोगों का? देखिए, हुकूमत तो कोशिश कर रही होगी और कोशिश करेगी, मेरे ख्याल में जो माइंड सेट चेंज करना है ना, वो लोगों का माइंड सेट चेंज होना है। लोगों को अपना लोग चैरिटी देने के लिए जो है ना वो 4 कदम आगे चले जाते हैं। सही, ठीक है। चैरिटी कहाँ जाती है? चैरिटी जो है ना आपके डिप्राइव्ड लोगों की काम आती है ना। बिल्कुल। चाहे वो फैमिलीज हों, चाहे वो इंडिविजुअल हों, उनके काम आती है। तो डिप्राइव्ड लोग हुकूमत के जरिए, लेकिन कि जो टैक्स के पैसे आए हैं ये आम आदमी पे लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हुकूमत को अभी ये ट्रांसपेरेंसी शो करना होगी कि जो टैक्स के पैसे आ रहे हैं वो आम आदमी पे लगे और उसका जो ट्रस्ट है वो मजीद डेवलप हो। अच्छा, ये जो सेक्शन 100C है, इसका इंदराज, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये दुरुस्त अमल है? देखिए, ये पहले जो है टैक्स ऑर्डिनेंस में ये था कि एनजीओज को जो है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है कि आपको एग्जिम्पशन है, आपको टैक्स नहीं देना। ठीक। हुकूमत ने ये कहा कि हम टैक्स तो नहीं देना, लेकिन उनके साथ कंडीशंस लगाएंगे। सही। ताकि उनको कंप्लायंस भी करनी है, टैक्स रिटर्न फाइल करना है उनको, टैक्स काटना है उनको। तो वो उन्होंने उसके साथ ये इंदराज किया। मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंट मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा, चाहे कोई भी चीज़ हो, डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह भी होती हो, चाहे वो एनजीओ की हो, चाहे कमर्शियल एंटिटीज की हो, ये तरीका है डॉक्यूमेंटेशन बढ़ाने का। तो डॉक्यूमेंटेशन होगी, इससे मेरे ख्याल में बेहतर होगी। तो ये अच्छा एक इंसर्शन है ऑर्डिनेंस के अंदर। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये फिर कहूंगा कि ये जो है ये अच्छी वो नहीं है रिवायत कि ये एनजीओ जो है लोगों के फलाह के काम करें और हुकूमत जो है बैठ के देखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एनजीओ ज्यादा काम करें और हुकूमत बैठ के देखे, और फिर यही बात की जाएगी जो टैक्स टारगेट हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो हमारा नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपने जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं आज के शो के टॉपिक के हवाले से। अच्छा, ट्वीट्स हमारे पास जो है वो बहुत सारी अनवर साहब आई हैं, तो मैं सोच रही थी कि पहले एक ट्वीट जो है वो शामिल करें। आपसे पूछा है, और ये रिजवान है इस्लामाबाद से, इन्होंने कहा है कि क्या एफबीआर के कानून के मुताबिक एनपीओ को ऑडिट कराना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो किस किस्म की ऑडिट फर्म से? देखिए, एफबीआर के कानून के मुताबिक एनपीओ को ऑडिट कराना चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। और वो ऑडिट जो है, अगर रिजवान साहब जो हैं वो जानते होंगे, एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी अपनी रेटिंग है, मतलब उनकी अपने उन्होंने की हुई कंपनीज को फर्म जो ऑडिट करती हैं उसमें A, B, C हैं। तो उनमें से किसी से भी जो एक अच्छी फर्म है, रेपुटेबल फर्म है, उससे आप ऑडिट करा सकते हैं, लेकिन ऑडिट मस्ट है एनपीओज के लिए। सही है, एनपीओज के लिए ऑडिट मस्ट है। तो इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। के अलावा जो हमारे करंट अकाउंट खसारा है उसके सपोर्ट में भी मिली माली मदद जो है वो फराहम हुई है। इससे हमारी न सिर्फ करंट अकाउंट बेहतर होगा बल्कि हमारे ज़र-ए-माल के ज़खायर में भी बेहतरी होगी। स्टेट बैंक ने इस हवाले से ट्वीट भी अपना कर दिया है। ठीक है, स्टेट बैंक ने इस हवाले से अपना ट्वीट भी कर दिया है। सफदर अब्बास अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो डिस्कशन कर रहे हैं आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, इस हवाले से कि लोगों का जो फलाही इदारे हैं, जो चैरिटी है, उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है एज कम्पेयर टू कि वो टैक्स को पे करें।
हमें लगता ही है। हाँ, बिल्कुल हमें लगता है। जिस तरह फ्लरिश कर रहे हैं इदारे, हाँ। अगर आप देखें कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो अखराजात हैं, चीज़ें हैं, तो वो एक पूरा एक निज़ाम बना दिया गया है। और ये निज़ाम मेरे हिसाब से टैक्स निज़ाम की कमज़ोरी की वजह है। ठीक है, तो वो अगर टैक्स निज़ाम मजबूत होता तो लोगों को हुकूमत से ही वो वेलफेयर जो फलाह, जैसे ना रियासत होती माँ की जैसी, अगर रियासत माँ की जैसी होती तो मेरे ख्याल में उनको किसी और की गोद तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती और किसी और की गोद में नहीं जाते। लेकिन ये अब इस पे मैं ये बहुत लंबी हमारी बहस हो जाएगी कि 70 साल पॉलिसी जो है वो उसकी वजह से ये मसाइल बढ़े हैं। बिल्कुल, और कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे इस बात पे, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से टैक्स के जरिए ही वेलफेयर का काम होना चाहिए, लोगों की सेहत का काम होना चाहिए, उनको सेहत की सहूलत देनी चाहिए, उनको तालीम की सहूलत देनी चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो सब हुकूमत के जरिए होना चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यही अगर होना शुरू होगा पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान मजबूत होगा, जब भी लोग जो हैं खुशहाल होंगे। वरना आप देख लें कि ये इदारे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन गुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं रोज रोडों पे बच्चों को, औरतों को भीख मांगते हुए देखते हैं। तो ये मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जब तक हुकूमत अपने हाथ में नहीं लेगी और टैक्स सही निज़ाम नहीं होगा, टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है, टैक्स कलेक्शन नहीं होगा तो बेहतरी नहीं आएगी। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट से हमें ज्वाइन किया है अहमद रजा तैयब साहब ने, उनसे मजीद डिस्कस करेंगे। जी अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने कॉल की है। एक तो आपका इदारा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये तो काबिल सताइश है। हमारा सिर्फ सवाल ये है कि जो आप एज ए नॉन प्रॉफिट काम कर रहे हैं, जी आपको चैरिटी में, आपके ख्याल में ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया है, ये जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है जो आप लोगों ने ले ली है? जी बिल्कुल, बेसिकली तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की ही है, मगर चूंकि हुकूमत ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही है या नहीं कर पा रही है, या जो भी मसाइल हैं, तो जाहिर है कि लोगों की मुश्किलात को देखते हुए ही जाहिर है इन्हीं अवाम में से ही कुछ लोग उठे और उन्होंने इनिशिएटिव लिया और वो कुछ किसी न किसी शोबे में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और बेसिकली तो जाहिर है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट के इदारे ही अगर लोगों को चाहे हेल्थ का शोबा हो, चाहे एजुकेशन का हो, अगर वहीं से अगर प्रॉपर सर्विसेज लोगों को मिले, वहीं से एजुकेशन मिले, वहीं से इलाज अगर उनको मुहैया हो जाए, तो उनको जाहिर है कि फिर प्राइवेट जो एनजीओ। आप क्या समझते हैं ये जो आपके पास डोनेशंस आती हैं, ये आपके ख्याल में ये आपने कभी चेक किया कि ये टैक्स पेड अमाउंट है डोनेशन का, या ये टैक्स में इसका डिस्क्लोजर नहीं होता? कभी आप लोगों ने सोचा इस बारे में? जी हमारा तो सारा जो भी सिस्टम है वो डॉक्यूमेंटेड है, उसका प्रॉपर ऑडिट होता है। हमारे पास जो लोग डोनेशन देते हैं उस पर उनको टैक्स में एग्जेम्पशन भी मिलता है, और वो सारा रिकॉर्ड जो है हमारा वो इनकम टैक्स में भी जाता है, सारी चीजें होती हैं। और हमारी जो सर्विसेज जिन लोगों से हम ले रहे होते हैं उन लोगों से भी हम टैक्स डिडक्ट करते हैं। हम पूरा रिटर्न फाइल हमारे इदारे का भी होता है। हम तो खुद इदारा तो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, मगर जिन लोगों से हम सर्विसेज लेते हैं लोगों के लिए, उन लोगों का हमें टैक्स डिडक्ट करना होता है, वो हम सब डिडक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपका इदारा एज अ विदहोल्डिंग एजेंट टैक्स कलेक्ट करता है और जमा कराता है? बिल्कुल 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 ऐसे ही। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब अगर आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का टैक्स निजाम बेहतर होगा, तो ये क्या ग्रेजुअली शिफ्ट होना चाहिए जिम्मेदारी हुकूमत पे, या आप लोग इसको संभालने को तैयार हैं? मतलब आप ही चाहते हैं कि यही रहे आपके पास? मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इस तरह से निजाम चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जाहिर है कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेती है तो वो सही से अदा नहीं कर पाती। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद लें, मगर उसकी डिलीवरी खुद ना लें। उसकी डिलीवरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाए। जी बिल्कुल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाए, ताकि मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ लोग रिस्पॉन्सिबल हों, ज्यादा सर्वेलेंस हो काम की, ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो, और फिर जो इदारे सही परफॉर्मेंस दे रहे हो उन लोगों को मजीद आगे चलाएं। बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छी ना हो उनको फिर हमारे साथ कॉलर, हम आपसे, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा, हम आपसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? आई गेस हमारी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। अहमद रजा तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप बात करें। अहमद साहब, आप बात कर रहे थे, आप कंटिन्यू करें अपनी बात।
बस मैं यही कह रहा था कि इंटरनेशनली भी बाहर भी हम देखते हैं कि बाहर जहाँ पे बहुत ज्यादा इन चीजों की जरूरत नहीं भी है, वहाँ पे हम लोगों के पास इस तरह का काम बहुत ज्यादा नहीं भी है, मगर वो प्राइवेटली लोग इदारे बनाते हैं और गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों को सर्विस देने के लिए जो उनको सपोर्ट की जरूरत होती है वो सपोर्ट जो है गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। मैं समझता हूँ जितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, यही अगर एनजीओ के थ्रू करें, अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम भी 100% जो है इसकी सर्विसेज में फर्क आ जाएगा जो पब्लिक को प्रोवाइड करनी है। जो आप कह रहे हैं डिलीवर कराऊंगा तो वो बेहतर हो जाएगी, डिलीवरी बेहतर हो जाएगी, बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है। आपके ख्याल में ये जो इदारे कुछ हैं वो कहते हैं कि टैक्स विद होल्डिंग नहीं देनी चाहिए, एग्जेम्पशन देना चाहिए, तो टैक्स विद होल्डिंग तो होनी चाहिए एनपीओस पे, उनको टैक्स काटना चाहिए और जमा कराना चाहिए जिनसे सर्विसेज लेते हैं या काम लेते हैं। जी, जो अभी हमारा टैक्स का निज़ाम भी यही है कि जो एनजीओ जिन लोगों से सर्विसेज लेती है उन लोगों का टैक्स तो डिडक्ट होता है जी, मगर एनजीओ को कुछ एग्जेम्पशंस भी होती हैं। जैसे हम अगर हमारे पास एग्जेम्पशन है और कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं जो पब्लिक सर्विस के लिए, तो उसमें हमें एग्जेम्पशन मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ों में एग्जेम्पशन मिल जाती है, मगर उसका यह है कि कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं। जाहिर है कि उसको कंट्रोल करना चाहिए, मगर जाहिर है कि अगर कुछ लोग एनजीओज हैं जो लोगों को सर्व कर रही हैं, उनको तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर गवर्नमेंट का काम वो लोग कर रहे हैं तो उन लोगों को जिस तरह भी हो सके वो फैसिलिटेट करें, जाहिर है कि आसानियां पैदा करें बजाय इसके कि मुश्किलात पैदा करें। ये जो सरप्लस अमाउंट पे 10% टैक्स आया, आपकी क्या राय इस बारे में? ये होना चाहिए एनपीओस पे? नहीं, एनपीओस पे तो मैं समझता हूँ कि एनपीओस को तो गवर्नमेंट को टैक्स, वो लॉ ये है कि अगर आप वो अमाउंट जो डोनेशन के लिया गया है वो यूटिलाइज नहीं करें, 25% ज्यादा आपने होल्ड किया हुआ है तो आपको उस पर 10% टैक्स देना पड़ेगा जी। तो आप क्या समझते हैं कानून सही है? जाहिर है कि अगर फंड यूटिलाइज ना हो तो फिर तो जाहिर है कि अलग बात है, मगर मैं तो समझता हूँ कि इदारे जिस तरह से काम कर रहे हैं उनको तो हम ये सरप्लस कम ही होता है, यही जरूरत होती है कि हर वक्त के नए प्रोजेक्ट करने हैं, मजीद लोग आ रहे हैं और लोगों को सर्विसेज देना मुश्किल हो जाती है, फंड्स की लिमिटेशन होती है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, आपको कोई भी एनजीओ के हॉस्पिटल में जाएं तो आपको कोई सर्विस अगर किसी बंदे को लेनी होती है तो उनको टाइम मिलता है। उसकी वजह ये होती है कि उनके पास बजट का प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ। ठीक है सर, आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया आपका अहमद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फिर हम आपसे किसी वक्त बात करेंगे। बिल्कुल, वो यही बात कर रहे थे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू को आप इंक्रीज कर सकते हैं, मजीद इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। अच्छा, हमारे पास ट्वीट्स आज बहुत सारी, वही अपनी बात कहूँगा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है। लेकिन गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यूज बढ़ाने चाहिए लोगों की फलाह के लिए, लोगों की फलाह के लिए। ये टैक्स निजाम की बेसिक वो है जो मिसिंग है हमारे यहाँ, और इसी वजह से टैक्स निजाम जो है ना स्ट्रगल कर रहा है और हर आदमी जो है फिंगर पॉइंट करता है कि ये टैक्स निजाम सही नहीं है। जब तक इसको स्प्रेड आउट नहीं करेंगे, जब तक इसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी इसकी अक्रॉस द बोर्ड, जब तक ये निजाम डिलीवर नहीं कर सकेगा, ये जिस दिन अक्रॉस द बोर्ड ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा उस दिन इसकी डिलीवरी आ जाएगी। लेकिन जब तक ये क्रॉस बोर्ड डिलीवर नहीं, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक डिलीवर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अगर ये निज़ाम इसकी अपडेशन नहीं होगी तो ये डिलीवर नहीं होगा। अच्छा, जो ट्वीट है हमारे पास वो एक और ट्वीट है और ये पूछा है, उज़मा अली हैं भावलपुर से, इन्होंने पूछा है कि किसी भी एनपीओस को किसी किस्म की टैक्स एग्जेम्पशन हासिल होंगी? एनपीओ को टैक्स एग्जेम्पशन हासिल होती है लेकिन उसका एक पूरा तरीक़ेकार है। अच्छा। और अब पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी है, इस्लामाबाद में होता है, ये ऑडिट करता है आपका, और उसकी ऑडिट रिपोर्ट पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एनपीओ का स्टेटस देती है। सही। आप अगर ट्रस्ट हैं, आप सोसाइटी हैं, सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, आप कंपनी हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज ऑर्डिनेंस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, तो आपको जो है पहले पीसीपी एक इदारा है जो कि आपका ऑडिट करेगा, आपके इंटरनल सारे चेक करेगा सारी चीजें, और इंटरनल ऑडिट भी करेगा और आपको फिर एक सर्टिफिकेशन देगा। उस सर्टिफिकेशन के बेस पे आप जो है एनपीओ के स्टेटस के लिए अप्लाई करेंगे और कमिश्नर आपको एनपीओ का स्टेटस ग्रांट फिर कमीशन आपको जो है वो कमिश्नर आपको ग्रांट करेगा, एफबीआर का कमिश्नर। सही है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उससे रेलेवेंट और मजीद ट्वीट्स भी जो है वो हम शामिल करते हैं। अच्छा, ये कमाल राशिद है कराची से, इन्होंने पूछा है कि कुछ एनपीओ सियासी लोग या सियासी पार्टी चलाते हैं जिससे उनकी पॉलिटिकल कैंपेन में उनको मदद मिलती है, क्या वो भी टैक्स से एग्जम्प्टेड है?
देखिए टैक्स एग्जेम्पशन तो उनको लेना पड़ता है, उसके लिए मैंने बताया तरीकेकार क्या है। बिल्कुल वो तरीकेकार है। उस तरीकेकार में अगर वो नॉन प्रॉफिट काम कर रहे हैं तो उनको भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अच्छा। अगर वो नॉन प्रॉफिट काम नहीं कर रहे हैं तो उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब ये उनकी रिपोर्ट्स हैं, जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, और जो इदारे हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उनके मॉनिटर करने की बात है। FBR है एक इदारा, और एक PCP जैसे मैंने बताया पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी है, गवर्नमेंट का इदारा है। ये रेगुलेट करते हैं। अगर ये समझते हैं कि वो काम जो है वो चैरिटी का कर रहे हैं या वो वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो उनको स्टेटस मिल जाएगा। अगर वो नहीं कर रहे काम तो मेरे ख्याल में वो स्टेटस उनको स्टेटस नहीं मिल सकेगा। फिर जाहिर सी बात है मुश्किल है, क्योंकि अगर वो फिलैंथ्रोपी का काम ही नहीं करे तो फिर स्टेटस उनके लिए बनता भी नहीं है। तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाउ तो आज हम बात करें एनपीओस के हवाले से। और अनवर साहब, जिस तरीके से एनपीओस के सरप्लस फंड्स पर 10% टैक्स लगाया गया है, तो ये बताएं कि ये क्यों लगाया गया, और साथ ही ये भी बता दीजिए कि इसकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात को आमदनी से 15% तक महदूद किया गया है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए पहले जो है ना इनकम टैक्स कानून में इस तरह की शर्तें नहीं थी, कंडीशंस नहीं थी। ठीक। और जो भी एनपीओ होता था उसको खुली छुट्टी थी कि वो पूरा अपना प्रॉफिट जो है उस पर टैक्स कोई नहीं दे। सही। लेकिन मुझे लग रहा है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है कि ये बहुत बड़ा एक एरिया है। अच्छा। जहाँ पे उनके तो रेवेन्यू टारगेट्स मीट नहीं हो रहे होते, बट डोनेशंस जो है वो बिलियन और ट्रिलियंस में जारी होती हैं। सही। ठीक है। अब वो गवर्नमेंट उसको टैप करने की कोशिश कर रही है, उसको डॉक्यूमेंट करने की उस सेक्टर को कोशिश कर रही है कि डोनेशन देने वाले जो लोग हैं वो डोनेशंस क्या अपने टैक्स मनी से दे रहे हैं। असल में सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है ना वो ये है कि टैक्स मनी से डोनेशन दी जा रही है, और इसका जवाब कोई नहीं देगा। सही। इसका जवाब कोई भी नहीं देगा। और ये सवाल मैं फिर हमारे कोई मेहमान आएंगे उनके सामने पोस्ट करूंगा कि ये जो है टैक्स मनी से पैसे दिए जा रहे हैं। अगर टैक्स मनी से पैसे दिए जा रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये टैक्स मनी से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। टैक्स मनी से पैसे की वो पैसा जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं अपने अकाउंट्स में, तो ये गवर्नमेंट ने इसको कैटर करने की कोशिश की है। उसमें एक चीज़ है, उन्होंने कहा कि जो 25% ज़्यादा का सरप्लस रखेगा, डोनेशन कलेक्ट किया और उसको स्पेंड भी नहीं किया, तो उस पे उसको 10% टैक्स देना। उस पे फिर 10% जो है वो उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। मैंने जैसे बात हो रही थी हमारी ऑफ द स्क्रीन की, हम बात कर रहे थे कि लोगों के अखराजात जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले उनके इतने बड़े बड़े अखराजात हैं, तो गवर्नमेंट का उसको रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि अगर आप वॉलंटियर काम करने जा रहे हैं तो यू आर नॉट सपोज टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट मनी जो डोनेशन के लिए आई हुई है। डोनेशन के लिए रिस्ट्रिक्ट किया। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इस बात को अब एहसास हो रहा है कि जो एरिया है जिसमें गवर्नमेंट ने खुली छूट दी हुई थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी से हमें ज्वाइन किया है शमीम आरिफ फिरपुर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब। शमीम साहब, अनवर काशिफ बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अनवर भाई? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह शुक्र। आप बताएं, आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। जी 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 सर, बात आज हम कर रहे थे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो टैक्स का में कानून में जो उनके लिए गुंजाइश भी है और सख्तियां भी हैं, उस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो डोनेशन में देने में, तो एडी साहब का एक स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड के पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी दी जाती है, तो बिजनेस कम्युनिटी उसमें आगे होती है। ये टैक्स के रेवेन्यू टारगेट्स क्यों नहीं मीट किए जाते हैं यहाँ पे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो भी एनजीओ काम कर रही हैं, सवाल ये है कि सबसे पहले तो ये देखें कि सारे काम स्टेट के हैं तो स्टेट को करने चाहिए। लेकिन स्टेट के पास पैसे नहीं है ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अब स्टेट के हाथ बटाने के लिए अवाम, हालांकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है ज़कात का जी, कि सबसे पहले तो हमने ज़कात निकालनी होती है। अच्छा, वो हुकूमत भी कलेक्ट करती है, लेकिन सवाल ये कि हुकूमत के ऊपर जो पिछली हुकूमतें थी खास तौर से, उन पर तो एतमाद नहीं था लोगों को कि वो सही मद में खर्च भी होंगे या नहीं होंगे। सही। देखिए, मौजूदा हुकूमत जो है कम अज कम इसके अंदर सरबराह जो है वो ऑनेस्ट है, उसके ऊपर लोगों को अब एतमाद, लेकिन वो आते आते आएगा। अच्छा, अब जिस तरह से हालात हैं, उस हालात के तहत हम फौरी तौर पे हाथ तो नहीं खींच सकते कि कल तक अगर हम चैरिटी करते थे तो आज हम हालात के देखते हुए उसको खींच लें। उसके अंदर तो देखिए, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन देते हैं तो उसको मखलूक को लौटाना भी चाहिए, खर्च भी करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है सर। देखिए, आपका इस्लामी फरीज़ा ज़कात है, उसके अलावा जो चैरिटी डोनेशन है, अगर वो पैसे टैक्स की मद में चले जाएं तो वो जो है वो आपका टैक्स रेवेन्यू टारगेट मीट हो जाए। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ
कि टैक्स लेने के लिए सबसे पहले टैक्स में जो कलेक्ट कर रहा है वो ऑनेस्ट होना चाहिए ना, उसके ऊपर एतमाद तो हो। अब चूंकि एतमाद बहाल हो रहा है कि जो हुकूमत आई है वो कम से कम टैक्स कलेक्टर जो है वो उसके अंदर ऑनेस्टी के साथ जो कुछ जमा करेंगे वो फिर खर्च भी करेंगे, तो अब यानी लोगों का एतमाद बढ़ता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि टैक्स नेट के अंदर लोग जो आ रहे हैं अब आने शुरू हुए हैं। पहले लोग टैक्स नेट से बचना चाहते थे इसलिए कि वो देखते थे कि जो टैक्स नेट में है उनका आचर क्या है, उन्हीं के ऊपर उन्हीं की गर्दन दबाई जाती थी, उन्हीं को ज्यादा यानी प्रेशर डाला जाता था। शमीम साहब, आप क्या समझते हैं कि ये लोग विलिंगली आ रहे हैं या सिस्टम उनको ड्रैग कर रहा है? नहीं, देखिए अब जो है ना हालात चेंज हो रहे हैं और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अब लोग विलिंगली भी आना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा कि जो कदगने आप लगाते हैं खास तौर पे जो फाइलर जो है फाइलर के ऊपर, और जिस तरह से नॉन टैक्स पेयर जो है वो मजे में रहता है और उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसके अंदर सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ चैम्बर में भी खास तौर पे आन के जब ये चेयरमैन साहब कहते हैं कि जी आजकल तो एक टिप के ऊपर हमें सारा पता चल जाता है कि कौन कितने बाहर के दौरे कर रहा है, कितनी गाड़ियां रखता है, कितने उसके लेविश स्टाइल है, लाइफ स्टाइल जो है वो कितना लेविश है। लेकिन अफसोस के साथ लेकिन आपका कहने का मकसद ये है कि नॉन फाइलर या नॉन एक्टिव जो लोग हैं उन पे काम करना चाहिए हुकूमत को। एग्जैक्टली, असल काम ही उन पे करना चाहिए। देखिए जो दे रहा है वो तो दे रहा है, लेकिन जो नहीं दे रहा उसको सबसे पहले शिकंजे में लाना चाहिए ताकि नहीं, ये बात आपको बिल्कुल सही है। लेकिन सर जो बुनियादी इस वक्त इस हमारे प्रोग्राम का सवाल है ना वो ये है कि आप इस वक्त चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, वो जितनी वेल्दी और जितनी हेल्दी हैं उसको देखें और हुकूमत उसके अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं है। तो ये जो लोगों पे आम आदमी को जो एक सवाल उठता है कि हुकूमत हमें देती क्या है, ये किस तरह इसका, मुझे बताएं ये बात। जी मैं वही बता रहा था अनवर भाई आपको कि असल में बात यह ट्रस्ट डेफिसिट था, हुकूमत के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि वो फलाह पर कोई काम करेंगे। अच्छा। और हाँ, वो अगर ले भी लेंगे टैक्स तो फलाई यानी देखिए ना आपके सामने है अभी न्यूजीलैंड में जो वाकया हुआ, किस तरह लोगों ने वहाँ पर पैसा दिया है, क्योंकि वो फलाई रियासत है और वाकई नजर आता है। काम और इंसाफ ये दो चीजें ऐसी हैं जिसको आप छुपा नहीं सकते, ये नजर आता है, नजर आना चाहिए। नजर आता है तो लोगों ने, आप देखिए कि $76 लाख चंद दिन के अंदर वहाँ पर लोगों ने उसके अंदर दे दिए उनको चंदा। हमारे यहाँ उससे ज्यादा बड़ा जज्बा है, हम हुकूमत को बिल्कुल देंगे। चले हम आगे की बात करते हैं। तो आपके ख्याल में ये जो इत्मीनान आप कह रहे हैं कि आने वाली हुकूमत पे आप वक्त के साथ बढ़ेगा इंशाल्लाह, तो ये आप क्या समझते हैं कि ये शिफ्ट होगा, ये जो रुझान है? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। जब जो ही देखिए हमारी अगर हुकूमत जो है वो फलाही काम करेगी और लोगों को नजर आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनको यानी फंड देंगे। क्यों नहीं देंगे? उसके अंदर जो उसका हक है उसको अगर मिलना चाहिए, अगर वो दे रहे हैं तो लोगों ने तो देना है। वो क्या जरूरत है कि भाई एनजीओ को देंगे और हुकूमत को नहीं देंगे? हुकूमत को हर हालत में देंगे वो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शमीम साहब आपका, आपने हमारे वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी वक्त बात करेंगे। बिल्कुल, आपने देखा वही कह रहे हैं कि लोग अगर हुकूमत जो है अपने आप का अपना ट्रस्ट जो है जो डेफिसिट है उसको बढ़ाए और लोग ट्रस्ट करने लगे हुकूमत पे, और उनको उम्मीद है कि नई हुकूमत पे लोग आने वाले वक्त के साथ ट्रस्ट करेंगे, तो लोग जो हैं ये डोनेशन के बजाय ये टैक्स में पैसा देने शुरू करेंगे, डोनेशन के बजाय टैक्स में पैसे देने शुरू करेंगे। और वही आपकी बात अनवर साहब कि अगर हम जब भी अवेयरनेस देते हैं, हम बताते हैं लोगों को, तो टैक्स टारगेट में इजाफा होना चाहिए, जो टैक्स नेट है उसका दायराकार जो है वो बढ़ना चाहिए। अच्छा, ट्वीट है, एक और ट्वीट है, और ये ट्वीट जो है ये है खान है पेशावर से, और इन्होंने आपसे पूछा है कि एनपीओ के पास जो फंड्स होते हैं उनकी कैटेगरीज है, जैसे कि टैक्स पे पड़ता है, और जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का पैसा, या फिर पे एंड अलाउंसेस का, या फिर वेलफेयर से। तो इस हवाले से बताइए। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से। जो एनजीओ होती हैं उसको रन करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। सही, लोगों को अपने उनको जो है लोगों को अपने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। राइट। कोई आदमी फ्री काम नहीं कर, वॉलंटियर काम है, लेकिन आदमी अपना घर छोड़ के काम नहीं कर सकता। तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हों, उनके वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो पूरा एक स्टाफ बन जाता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है, शायद पहले एक आदमी होगा, फिर उसके बाद 10 आदमी होंगे, फिर 25। और ये जो डोनेशन के पैसे आते हैं, इसी से उनकी सैलरीज निकलती हैं,
इसी से उनके सारे मामला चलते हैं। तो ये तो उनका बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो भी जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करता है कि कितने रेवेन्यूज जाने हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, लेकिन ये सारा पैसा जो है डोनेशन के पैसे से ही ये सारी सैलरीज, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे उसी से मीट किए जाते हैं। बिकॉज और ये सही भी है इसलिए कि वो लोग उनके पास कोई और रिसोर्स नहीं होती, उनके पास कोई इनकम नहीं होती, तो वो उसी इनकम जो उनके पास आ रही होती है फॉर दैट फलाई इदारा या जो भी ट्रस्ट है उसके लिए आ रही होती है, वो उसी से उसको मीट करते हैं। तो वो उसी से एडमिनिस्ट्रेटिव और सैलरी भी मीट की जाती है। सही, उसी से तमाम काम सरअंजाम होते हैं। अच्छा, ये जो हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, डेफिनेटली आप इसके ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। और सवाल है और ये है सिद्रा सईद ने उकाड़ा से पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेशन ऑफ CSR ऑफ प्रॉफिटेबल इरा एंड NPOs? देखिए जी, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी हैं, पब्लिक कंपनी और बड़ी इंटरप्राइजेज हैं, उनका एक अपना डिवीजन होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, अंडर दैट बैनर वो जो है एक चैरिटी का, कम्युनिटी का काम करते हैं। ठीक, और वो उसमें स्पेंडिंग करते हैं, कुछ कहीं पे स्कूल लगा लेते हैं, कहीं पे कोई चैरिटी का काम करते हैं, कोई स्किल्स डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो वो एक डिवीजन होता है ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो इंटायर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एक फलाई इदारा होता है जिसमें सिर्फ कमर्शियल काम नहीं होता, जिसमें सारे काम नॉन प्रॉफिट होते हैं। सारे काम नॉन प्रॉफिट होते हैं। कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम सलाम, सिकंदर बासमती की बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरगढ़ से। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मेरा एक तो है डेयरी फार्म का बिजनेस, साथ में फिश फार्मिंग का भी बिजनेस है जी। अब हुआ इसमें ये है कि है तो टोटली वाइट मनी, मेहनत से कमाई हुई है। अब बिजनेस बढ़ता बढ़ता तकरीबन 4-5 मिलियन से ऊपर हो चुका है, मतलब जो मेरे पास कैपिटल मौजूद है जी। ठीक है, अब मैं टैक्स में आना चाह रहा हूँ, मतलब उसमें टैक्स में इसी तरह मेरे तरह से और भी बहुत से लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज जो प्रॉब्लम मुझे फेस कर रही है या फिर जो मुझे कंफ्यूजन है जी, वो ये है कि मैं किस तरह से इसमें शामिल हो सकूं, और आया कि फिर वो अगर ये बात दिखाई जाए 5 मिलियन का, फिर मेरे ऊपर टैक्स कितना पड़ जाएगा, मैं क्या कहते हैं अदा कितना करूंगा, या फिर किस तरह से मैं इस रिटर्न में भी शामिल होना चाह रहा हूँ, और पीछे जो मेरा बिजनेस है भी एक्चुअल, उसमें कोई फेक या कुछ ऐसी कोई चीज नहीं है, उसे किस तरह से मैं कंटिन्यू करूंगा। यानी अगर 11-12 से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है एक, और दूसरा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है 2007-8-5 से, ठीक है, उन दोनों को मैं कैसे शामिल करूंगा? ठीक है, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब आपको अनवर साहब देंगे। जी अनवर साहब, देखिए, आपको अपना जो है एक एनटीएन पहले सबसे पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको आपकी जो आमदनी है वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अब जो बात आप पूछना चाह रहे हैं, जिस वजह से आपको परेशानी है, वो ये है कि आप 11-12 से काम कर रहे हैं और आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो इसका मतलब आपकी जो आमदनी थी वो कंसील्ड हो गई। वो आपकी ऑल्दो हलाल आमदनी होगी, लेकिन वो डिक्लेयर्ड आमदनी नहीं है। तो डिक्लेयर्ड आमदनी नहीं है तो इनकम टैक्स में ये सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन उसमें जो सूरत हाल है वो ये है कि आपसे वो टैक्स तो ले सकते हैं उस अमाउंट पे, लेकिन वो अगर आप खुद डिक्लेयर कर देंगे तो पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज आपसे माफ़ किया जा सकता है। ये कोशिश की जा सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको एनटीएन लेना पड़ेगा, जिसमें आपका अपना नाम आएगा और आपके जो 2 बिजनेस हैं उन दोनों बिजनेस का नाम भी वहाँ आएगा और आपका एड्रेस आएगा, और FBR एनटीएन अलॉट कर देगा। उसके बेसिस पे आप अपना रिटर्न फाइल करें करंट ईयर का, और उसके बाद जो है आप डिक्लेयर करें अपनी आमदनी को। ठीक है, आई होप कि उनके जो सवाल है उसका आंसर उनको मिल गया होगा। एक ट्वीट शामिल करते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर मजीद डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये डॉक्टर फ़ारूक शबीर हैं कराची से, इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पशन एस्टैब्लिश्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, और साथ ही एक और क्वेश्चन इनका ये है कि व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इज डिक्लेयर्ड एज NPOs। अगर आप ट्रस्ट है या सोसाइटी हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट को रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी के पास अपने को रजिस्टर कराना पड़ेगा, सोसाइटी को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन के साथ आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करेंगे कि जी आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनटीएन लेंगे, नेशनल टैक्स नंबर, और फिर अप्लाई करेंगे। लेकिन आजकल जो है क्योंकि सख्ती ज़्यादा है और बढ़ गई है और इस पर ज़्यादा हुकूमत तवज्जो दे रही है, तो एक इदारा है PCP, जो पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी, वो इस्लामाबाद में, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आके चेक करेंगे, उसका ऑडिट करेंगे और फिर वो रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट की बेसिस पे आपको एग्जिम्पशन इनकम टैक्स कमिश्नर दे सकता है। अगर वो रिपोर्ट नहीं होगी तो कमिश्नर इनकम टैक्स आपका एग्जिम्पशन रिफ्यूज़ कर सकता है।
ठीक है, अच्छा, आई होप कि तमाम जो ट्वीट्स हैं और जो मजीद ट्वीट्स हैं, क्योंकि शो का टाइम बिल्कुल अब खत्म होने लगा है, तो मजीद ट्वीट्स हम अपने नेक्स्ट शो में शामिल करेंगे। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से लास्ट शो में भी हमने बात की थी कि टैक्स और आपकी वजह से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर आ रही है, लोग ट्वीट करके भी पूछ रहे हैं, और ओवरऑल जो हमने रिटर्न वाला मसला उठाया था उसके ऊपर भी FBR ने बहुत सारे इकदाम किए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोशिश जो है ये यही है कि लोगों को अवेयरनेस हो। जिस तरह लोग हमसे सवाल करते हैं और हम उनको जवाब देते हैं, इससे उनको आगाही हो, और ये आगाही बढ़ रही है, और मेरे ख्याल सोशल मीडिया की वजह से आगाही बढ़ रही है, और ये हमारा यही काम है कि आगाही होगी लोगों को तो पता चलेगा टैक्स देना इतना मुश्किल काम नहीं है, बल्कि टैक्स से बाहर रहना ज़्यादा तकलीफ दे और ज़्यादा मसाइल की बात है। तो मेरे ख्याल में लोगों को चाहिए कि इस फोरम से फ़ायदा उठाएं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम मौजूद हैं आपको जवाब देने के लिए। और लेकिन जब भी आप कोई भी काम करें उसमें प्रॉपर लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन लें, ताकि आपको कोई आइंदा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है कोई हमारी बात करने में कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई आपको बात समझ में नहीं आए, तो ये आपको लीगल ओपिनियन लेके फिर अपना कोई भी डिसीजन लें, वो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, बहुत शुक्रिया अनवर साहब। आज का शो आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल साइट पर। तो टैक्स और आप से फिलहाल इतना ही, मजीद फॉलो करते रहिए टैक्स और आप।